Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. In our earlier video, we introduced the concept of transferred electron devices. Transferred electron devices से जुड़े हुए फर्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट दैट इज द गन इफेक्ट, उसको हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट अस पिक अप विद gun effect. Now, gun effect is a phenomenon observed in certain semiconductors like gallium arsenide and indium phosphide. तो गन इफेक्ट हमें कहां पर देखने को मिलेगा? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिलेगा. और हमने भी यही कहा है, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड. गैलियम गन इफेक्ट में क्या होगा? इन विच द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग और इवन डिक्रीजेस व्हेन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू. हमें कब क्या देखने को मिलेगा? यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के ऑसिलेशंस को देखने को मिलेगा. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो डिक्रीज विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट एक्सीड्स अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू. सो इन गन इफेक्ट we find the electric current starts oscillating and even decreases when the applied electric field exceeds a certain value called critical value. ये जो फिगर है ये बताता है हमें एक सैंपल ऑफ एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड. इसके अंदर देखिए, यहां पर आपको मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलेंगे. ये इसका कैथोड, ये इसका एनोड. इसकी थिकनेस है 75 माइक्रोमीटर और इसकी लेंथ है यहां पर 100 माइक्रोमीटर और हाइट है इसकी 120 माइक्रोमीटर. द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज टेकन टू बी 10⁵ मीटर पर सेकेंड. ये जो यहां पर आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन दिख रहा है ना, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं हाई फील्ड डोमेन, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. सो जो हमारा फिगर है, इट शोज अ स्कीमेटिक ऑफ एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड सैंपल विद ओमिक कॉन्टैक्ट्स एट द एंड सरफेस, जो हमने एनोड और कैथोड के रूप में बताए थे. अकॉर्डिंग टू गन इन हिज पेपर ही सेड, गन ने जो चीजें अपने पेपर में बताई थी उसके बारे में कुछ यहां पर हम जानना चाहेंगे. अबाउट सम क्रिटिकल वोल्टेज corresponding to an electric field of 2000 to 4000 volts per centimeter, the current in every specimen became a fluctuating function of time. A very important thing which is basically called as the gun effect. एक क्रिटिकल वोल्टेज के ऊपर, ठीक है ना, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2000 से 4000 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के बीच का होगा, तो प्रत्येक स्पेसिमेन में current became a fluctuating function of time. In gallium arsenide specimen, the fluctuations took the form of a periodic oscillation superimposed upon the pulse current. Gallium arsenide में fluctuation ने एक periodic oscillations के रूप में हमें देखने को मिले, which were superimposed upon the pulse current. पल्स करंट पर सुपर इम्पोज पीरियोडिक ऑसिलेशंस गैलियम आर्सेनाइड में हमें देखने को मिलते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वाज डिटरमाइंड मेनली बाय द स्पेसिमेन एंड नॉट बाय द एक्सटर्नल सर्किट. जो ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती थी? स्पेसिमेन की प्रकृति पर. बाहर के सर्किट पर उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं थी. सो इट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जस्ट डिपेंडेड अपॉन the nature of the specimen and it was not decided by the external circuit. The period of oscillation was inversely proportional to the specimen length and closely equal to the transit time of electron between the electrodes, calculated from the estimated velocity of slightly over 10⁷ centimeter per second. जो oscillations हैं उनका time period
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन बड़ा हो जाए, टाइम पीरियड छोटा हो गया, एंड इज क्लोजली इक्वल टू, और किसके बराबर आया? ट्रांजिट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिट टाइम के बराबर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आया। कैसे कैलकुलेट किया? फ्रॉम देयर एस्टिमेटेड वेलोसिटी, एंड दैट एस्टिमेटेड वेलोसिटी इज ओवर 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा है the period of oscillation was inversely proportional to the specimen length and closely equal to the transit time of electron between the electrodes calculated from their estimated velocity, which is slightly over 10⁻7 centimeter per second. The peak pulse microwave power delivered by the gallium arsenide specimen to a match load were as high as 0.5 watt at 1 gigacycle per second and 0.15 watt at 3 gigacycle per second. This was about 1 to 2% of the pulse input power. Microwave power, pulse microwave power जो गैलियम आर्सेनाइड सैंपल ने एक मैच्ड लोड को ट्रांसफर की, वो कितनी थी? 0.5 watt at 1 gigacycle per second and 0.15 watt at 3 gigacycle per second. और ये कितना था? This was about 1 to 2% of the pulse input power. जो pulse input power आप दे रहे हैं उसका 1 या 2% उसने ट्रांसफर किया मैच्ड लोड को। From gun observation, the carrier drift velocity is linearly increased from 0 to maximum when the electric field is changed from 0 to a threshold value. गन ने क्या ऑब्जर्व किया कि कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से मैक्सिमम तक इंक्रीज किया जाता है। ठीक है ना? तो लीनियर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम कब? when the electric field changes from 0 to threshold value. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप 0 से थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ले जाओ तो आपकी जो कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 0 से मैक्सिमम हो जाएगी। when the electric field is above the threshold value of 3000 volt per centimeter, for the n-type gallium arsenide the drift velocity is decreased and here the diode exhibits negative resistance. तो यहां पर एक नई चीज देखने को हमें मिल रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3000 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड के अंदर, तो वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने की जगह कम हो जाती है, और इसको इस क्षेत्र के अंदर डायोड क्या करता है? वो नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ये देखिए यहां पर ग्राफ में, इस ग्राफ में आप देखिए y एक्सिस पर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लॉट की है, यहां पर आपने फील्ड किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर के अंदर। शुरू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी तेजी से लीनियरली इंक्रीज हुई और उसके बाद में देखिए ये डिक्रीज होना शुरू हो गई। यहां पर डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस को प्रदर्शित कर देता है। ये जो फिगर है यहां पर, ये जो फिगर आपको यहां पर अटैच हुआ दिख रहा है ना, दिस रिप्रेजेंट्स करंट फ्लक्चुएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.5 गीगाहर्ट्ज observed by gun when the sample of length 25 micrometer was subjected to 16 volt 10 nanosecond pulses. तो ये जो फिगर है ना, ये क्या बताता है? ये आपको करंट के फ्लक्चुएशंस को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.5 गीगाहर्ट्ज। और गन ने इसको किस में ऑब्जर्व किया? एक ऐसे गैलियम आर्सेनाइड के सैंपल में ऑब्जर्व किया जिसकी लेंथ 25 माइक्रोमीटर और विच वाज सब्जेक्टेड टू पल्स सब्जेक्टेड टू 16 वोल्ट 10 नैनोसेकंड पल्स। 16 वोल्ट और 10 नैनोसेकंड की पल्स जब हम इस 25 माइक्रोमीटर लंबे गैलियम आर्सेनाइड सैंपल पर लगाते हैं तो हमें यहां पर करंट के फ्लक्चुएशन मिलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 4.5 गीगाहर्ट्ज है। द पीरियड ऑफ माइक्रोवेव पल्सेस इज, अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो T इज इक्वल टू L अपॉन VD। ये जो लोअर ट्रेस यहां पर बना हुआ है ना, ये ऊपर वाले का एक्सपेंडेड वर्जन है। दिस इज द एक्सपेंडेड व्यू ऑफ द अपर ट्रेस।
According to Gunn, the period of oscillation was equal to the transit time of the electron through the specimen, calculated from the threshold current. गन के अनुसार इनका जो टाइम पीरियड है, दिस इज इक्वल टू द ट्रांजिट टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द स्पेसिमेन. और ट्रांजिट टाइम हमने किससे कैलकुलेट किया? फ्रॉम द थ्रेशोल्ड करंट. गन ऑल्सो फाउंड दैट द थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पर ETH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये TH मीन्स द थ्रेशोल्ड फील्ड विद द लेंथ एंड द टाइप ऑफ मटेरियल. तो देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं? गन फाउंड दैट थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ चेंज होता है? स्पेसिमेन की लेंथ के साथ और स्पेसिमेन के मटेरियल के नेचर के साथ. तो यहां पर थ्रेशोल्ड फील्ड दो चीजों पर निर्भरता है, एक स्पेसिमेन की लेंथ पर और एक नेचर ऑफ मटेरियल पर. ही डेवलप्ड एन इलाबोरेट कैपेसिटिव प्रोब for plotting the electric field distribution within the specimen of n-type gallium arsenide of length L is equal to 210 micrometer and cross-sectional area 3.5 into 10 raised to power minus 3 centimeter square with a low field resistance of 16 ohm. तो गन ने क्या किया? उसने एक इलेबोरेटिव कैपेसिटिव प्रोब को डेवलप किया फॉर प्लॉटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करने के लिए. किसमें? एक एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड के स्पेसिमेन में, जिसकी लंबाई कितनी है? 210 माइक्रोमीटर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 3.5 into 10 raised to power minus 3 centimeter square with a low field resistance of 16 ohm. Current instabilities occurred at voltages about 59 volt, which means the threshold field will be given now by. तो करंट स्टेबिलिटीज कौन सी पोटेंशियल पर देखी? अबाउ 59 वोल्ट. इससे हम क्या कर सकते हैं? हम थ्रेशोल्ड फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ई थ्रेशोल्ड वुड बी इक्वल टू V अपॉन L. तो ये तो 59 वोल्ट और 210 into 10 raised to power minus 6 is the length into 100 and that gives me 2810 volts per centimeter, and which quietly matches with the figure of 3000 volt per centimeter. तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में गन इफेक्ट, गन के एक्सपेरिमेंट में उनके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन लिए गए वो बहुत क्लियरली समझ में आया होगा. यहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस किस कारण से डेवलप हुआ? नेगेटिव रेजिस्टेंस कब आया? जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने के बाद कम होने लग गई. तो वो हमारे को, तब हम कहते हैं डायोड ने हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया. गन के ने जो एस्टिमेट किया था 3000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो कैलकुलेशन से एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर भी जो थ्रेशोल्ड फील्ड आया वो 2810 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर आता है, जो 3000 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर से काफी निकट है. उम्मीद करता हूं कि गन इफेक्ट आपको इस वीडियो में बहुत क्लियरली समझ में आया होगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार माइक्रोवेव के वीडियोस को लगातार देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच.